गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या दिया गया है, शरीर में गति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शरीर में हम गति, कि हमारे शरीर में कौन सी गतियां होती है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे कि आपको वीडियो पहले मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गति का अनुभव कीजिए। क्या बोला है कि हमें शांत होकर बैठ जाना है और हमारे शरीर में जो भी ऑटोमेटिक गतियां होती जा रही है उन्हें अनुभव करना है। आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते ही होंगे। आपने देखा होगा कि आप जब बैठे रहते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो आपकी जो पलकें हैं वो क्या होती है, ऑटोमेटिक झपकते रहती है। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में कौन सी गतियां होती है उसे ध्यान देना है। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होते रहती है। जो हमारा शरीर है उसमें क्या है, स्वतः ही या अपने आप ही कई सारी ऐसी गतियां हैं जो निरंतर लगातार होते रहती है। ठीक है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। आपने देखा होगा कि जब आप लिखते रहते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, आपके शरीर का हाथ वाला भाग गति करता है, आपका हाथ गति करता है ना। देखिए, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर ऐसा देखते हैं तो आपकी क्या है, तो होती है, गर्दन मुड़ती है ना, तो जो गर्दन वाला भाग है वो गति करता है। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है ना। यदि आप एक ही स्थान पर है फिर भी आपका जो शरीर है वो कई प्रकार की गतियां कर लेता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, या कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी एक्टिविटीज जो बताई गई है इसमें जब आप जाते हैं, अध्यापक के पास हो, चाहे विद्यालय में हो, विद्यालय के मैदान में हो, है ना, या विद्यालय से घर हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान हो, तो आप क्या करते हैं, चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, चलकर तो जाते ही है, कोई दौड़ दौड़ कर भी जाता है, कोई कूद कर भी जाता है। ठीक है, अब आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि क्या बोला है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गति करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है ना, ये सारणी दी गई है जिसमें क्या है, क्या बोला है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि क्या हो गया, गाय हो गया, है ना, तो गाय गमन में प्रयुक्त होने वाला जो भाग या अंग है, तो गाय कैसे गमन करती है, पैर से करती है। ठीक है, और जंतु कैसे गमन करते हैं, तो ये चलकर गमन करती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगी, चलकर जाएगी। अब मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य है वो कैसा करता है, ये भी अपने पैरों की सहायता से जाता है। ठीक है, और ये भी कैसा है, चलकर जाता है ना, चलता है। फिर जो सांप होता है उसका संपूर्ण शरीर ही, जब वो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो क्या करता है, उसका संपूर्ण शरीर कार्य करता है ना, और यह क्या करता है, रेंगता है। ठीक है, चलता नहीं है, यह रेंगता है। अब जो पक्षी होते जो पक्षी होते हैं, कई पक्षियों के पैर से चलते हैं, सॉरी, है ना, कुछ पक्षी पैर से चलते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, अपने अपने पंखों की मदद से चलते हैं। ठीक है, जो पंख होते हैं उनके, ठीक है, ठीक है, पंखों की सहायता से जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पंखों की सहायता से
उसके बाद देखिए जो कीट होते हैं, जो कई प्रकार के जो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, पंखों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ पैर के द्वारा जाते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, कुछ पैरों की मदद से जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, उड़ते भी है ना, और चलते भी है, और कुछ रेंगते भी है, जिसका संपूर्ण शरीर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो मछली होती है, वो मछली का पूरा संपूर्ण शरीर ही ये करता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर। और ये क्या करती है, तैरती है। ठीक है। अब आगे देखिए, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार गमन करते हैं। देखिए, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी बताई गई है, चलना, दौड़ना, कूदना, छलांग मारना, रेंगना, है ना, उड़ना, ये सब क्या है, जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक जाने के कुछ ढंग है। अब जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं, जबकि जो सांप होता है वो रेंगता है और मछली तैरती है ना। क्या बोल रहा है कि इनके जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में इतनी विविधता है कि कुछ जंतु चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं और कुछ तैरते हैं। ठीक है। अब मानव शरीर और उनकी गतियां, अब देखते हैं कि मानव शरीर में कैसे गति होती है। ठीक है। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, हम जंतुओं की गतिविधियों के बारे में तो जानेंगे ही, उससे पहले हम अपने शरीर के बारे में जान लेते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? जब आपने देखा होगा कि जब आपके विद्यालय में क्या किया जाता है, योगा कराया जाता है, व्यायाम करवाया जाता है, तो आपको बहुत ही आनंद होता है ना, क्योंकि सारे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अब विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो आपको व्यायाम विद्यालय में कराया जाता है, स्कूल में कराया जाता है, उनमें से कुछ व्यायाम हम करके देखते हैं। अब देखिए, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। हमको क्या करना है कि कल्पना करना है कि हमने एक विकेट पर गेंद फेंका है। ठीक है। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? हमारा हाथ जो है ऐसा कैसा जाता है, पीछे की ओर जाता है, फिर सामने ऐसा बॉल मारता है। ठीक है। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? अपना जो हाथ है उसे हम वृत्त के आकार में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? जब आपका हाथ गति करता है तो ये कंधा, जो शोल्डर होते हैं, ये भी हमारे गति में आते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है कि पीठ के बल लेट जाइए। हमें क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अब अपने पैर को क्या करना है, हमें कूल्हे के चारों ओर घुमाना है। ठीक है, जो व्यायाम में होता है। अब अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। जो हमारी भुजा है उसे क्या करना है, कोहनी से ऊपर और नीचे करना है। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अब क्या करना है, हमें पैरों को घुटने से मोड़ना है। ठीक है। अपने हाथों को अपने पार्श्व से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। अब क्या करना है, जो भुजा है हमारी उसको मोड़ना है और अंगुलियों से कंधे को ऐसा छूना है। ठीक है। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा और हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। अब हाथ को क्या करेंगे, हम सीधा तान लेंगे और नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? तो आप ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, हमने व्यायाम किया है। अब देखिए, अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। अब जो हमारा शरीर है उसके विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास करना है एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं,
जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमाया जा सकता है ना। कुछ अंग हमारे ऐसे हैं जो कि पूरी दिशा में घूम सकते हैं, परंतु कुछ अंग ऐसे भी हैं जो कि पूरी दिशा में नहीं घूम सकते। हम हाथ को ऐसा पूरा घुमा सकते हैं, है ना। हाथ को क्या है, हम सामने की ओर जितना हो मोड़ सकते हैं, पर पीछे की ओर मोड़ सकते हैं क्या, नहीं। जो हमारा पैर है उसे हम पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, सामने की ओर नहीं मोड़ सकते। ठीक है। हम क्या होता है कि जो हमारा कमर से पैर वाला भाग है ये सामने होकर ऐसा हम मोड़कर बैठ सकते हैं। क्या हमारा जो पैर वाला भाग है पीछे मुड़ सकता है, नहीं मुड़ सकता। तो ऐसे बहुत सारे जो अंग हैं वो क्या होते हैं कि किसी दिशा में केवल एक ही दिशा में घुमाए जा सकते हैं, दूसरी दिशा में नहीं घुमाए जा सकते। ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाए गए स्थिति में रखिए। ये एक जो चित्र दिया गया है, हमें क्या करना है कि जैसे ये हाथ रखा है इसने, ऐसे ही हमें अपने हाथ को रखना है, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। एक पैमाना लेना है और क्या करना है, इसे यहाँ पर रख देना है, और जो कोहनी वाला भाग है इस पैमाने के बीचों बीच आना चाहिए। अब अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब जैसे यहाँ पर बांधा है ना इस पैमाने को, और आपके हाथ को बिल्कुल बांध दिया गया है। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं। जैसे ये पैमाना बंधा है तो हम अपने कोहनी को मोड़ सकते हैं क्या, नहीं मोड़ सकते। क्यों नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हमारी जो कोहनी उसमें जॉइंट है, पर क्या इस पैमाने में जॉइंट है, नहीं है ना। तो हम इसे अच्छे से घुमा नहीं सकते। अब देखिए सारणी दी गई है, जो हमारे शरीर में गतियां हैं, ऐसी बहुत सारी गतियां यहाँ पर दी गई है ना। तो हमें इसे भरना है। ठीक है। जैसे कि क्या बोला है, शरीर का भाग गर्दन है, गर्दन पूर्णतः घुमा सकते हैं क्या, हम इधर घुमा सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं क्या, पीछे देख सकते हैं अपने गर्दन को, नहीं। अंशतः मुड़ता या घूमता या मुड़ता है, तो अंशतः मतलब थोड़ा इधर उधर घुमा सकते हैं। अब झुकता है तो हम ऐसे इसको झुका सकते हैं, उठा भी सकते हैं। ठीक है। अब गति बिल्कुल नहीं करता, तो गति करता है। फिर कलाई को भी वैसे ही करना है, अंगुलियां, घुटने, एड़ी, पादांगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, इन सबको क्या करना है, आपको घुमा घुमा के देखना है और इस टेबल को भरना है। ठीक है। अब आगे देखिए, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, है ना। देखा होगा आपने कि आपके शरीर के जो भी भाग है उसे हम तभी मोड़ सकते हैं जब उस भाग में क्या हो, ज्वाइंट होता है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए कोहनी, जैसे कोहनी है तो कोहनी को हम मोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट है। ठीक है। कंधा हो गया हमारा अथवा गर्दन, इसे हम मोड़ सकते हैं ज्वाइंट के थ्रू, एक दूसरे से जुड़ा है। क्या आप ऐसे कुछ अन्य अंगों के नाम बता सकते हैं, इन स्थानों को संधि कहते हैं। बोला है कि और आप अपने शरीर के कुछ भागों को के नाम बताइए जिसे हम मोड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा जांघ वाला एरिया हो जाता है जो ऊपर का, ठीक है। जो हमारा पैरों के घुटने वाला एरिया हो जाता है उसे हम मोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है, जहां से कि मुड़ता है ना, या ज्वाइंट होता है उसे संधि कहा जाता है। अब यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता। यदि संधि होती ही नहीं तो हम किस प्रकार की गति करते हैं, हम गति नहीं कर पाते। अब जैसे कि देखिए, आप अपना हाथ ले लीजिए, कोहनी के नीचे वाला हिस्सा है ना, और कलाई के ऊपर वाला हिस्से को ले लीजिए बीच में। अब आप वहां से मोड़ने का प्रयास कीजिए, क्या आपका हाथ मोड़ सकता है, नहीं मोड़ सकता, है ना। ठीक है। अब क्या बोला है, वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है। अब हमें पता तो है कि इसमें ज्वाइंट होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, परंतु यह कैसे होता है, क्या हमें यह पता है, नहीं पता। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है। अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, अंगुली एवं पादांगुलियों को दबाइए। क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपके बॉडी के पार्ट्स दिए हैं इन्हें क्या करना है, आपको दबाना है। ठीक है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है।
है ना। आपको अपने अंगुली से जिन भागों को दबाने के लिए कहा गया है, क्या आपको ऐसा लगा कि आपकी जो अंगुली है वो किसी कठोर भाग को दबा रही है? ठीक है, ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। जब हम अपने हाथ को या हाथ को, अंगुली को, पैरों को कंधे के पीछे जब ऐसे दबाएंगे तो हमें क्या हार्ड हार्ड सा फील होगा, कुछ कठोर सा फील होगा, है ना। तो वो वे सब क्या होती है? अस्थियां होती है। ठीक है, क्या होती है? अस्थियां होती है। अब अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। ठीक है, अब अपने शरीर के दूसरे भी भागों में ऐसे ही हमें अपनी अंगुली की सहायता से दबाना है। अब इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता है ना, तो हम फिर अपनी जो कोहनी है उसे कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। जो हमारा हाथ है, हाथ की जो कलाई है उससे लेकर कंधे तक एक ही अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी ये कलाई मुड़ जाती है ना। तो यहाँ एक अस्थि हो गई, फिर बीच में एक अस्थि हो गई, फिर ये कोहनी के पास, है ना, फिर ये कोहनी के ऊपर, और फिर हम यहाँ से भी, कंधे से भी अपना इसको घुमा सकते हैं, मतलब यहाँ भी एक अस्थि हो गई। ठीक है, तो ऐसी कई सारी अस्थियों से बनी होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, क्या बोलना है कि हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिलाया झुका सकते हैं जहां से कि ये अस्थियां एक दूसरे से मिली हुई होती है। क्योंकि तो एक दूसरे से कैसे मिलती है और इसे कैसे हम हिलाया झुका सकते हैं, आगे देखते हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। ठीक है, अब जो हमारे शरीर में गतियां हैं या गतिविधियां करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी संधियां या जॉइंट पाए जाते हैं। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। अब ये संधियां कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कौन सी है? कंदुक खल्ली संधि। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है ये देखेंगे। कागज की एक पट्टी को एक बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़िए। अब क्या करना है? हमें कागज की एक पट्टी लेना है और उसे बेलन की तरह मोड़ लेना है। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। अब हमें क्या लेना है? एक गेंद लेनी है, उसमें छेद करनी है और क्या करना है? उस कागज के जो बेलन बनाया है हमें उसे उसके अंदर डाल देना है, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। ठीक है, क्या कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं? जैसे कि ये दिया है ना, ये क्या है? कटोरी है, उसमें बॉल रखे है और ये हमारे कागज का बेलन है। ठीक है, देखिए तो क्या बोला है कि क्या जो कागज है उसे हम गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। अब क्या करना है? हमें इस बेलन को पकड़ना है और इसे एक कटोरी में लेना है और इसे हमें चारों ओर घुमाने का प्रयास करना है। ठीक है, क्या गेंद कटोरी से स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब हमें इसे देखना है, जैसे हम इसे पकड़ेंगे तो और घुमाना है। ठीक है, तो बॉल स्वतंत्र रूप से घूमती है या जो कागज का बेलन है वो भी घूमता है? तो आप ऐसा करके देखिएगा। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि सिर्फ बेलन ही घूमा है, बेलन भी घूमा है या सिर्फ गेंद ही घूमा है। ठीक है, अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है। जो हमारा कागज का बेलन है वो क्या है? हाथ है, तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। ठीक है, जो हमारी बॉडी है उससे क्या जुड़ा है? ये कंधा जुड़ा है, तो कंधा क्या हो गया हमारा? हमारी कटोरी हो गई। ठीक है, और हमारा हाथ क्या हो गया? बेलन हो गया। ठीक है, अब देखिए एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारा कंधा है वो कटोरी है और हमारा हाथ क्या है? वो बेलन है ना। तो ये कैसा होता है? उसमें घुसा हुआ होता है।
ठीक है, या धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। अब ये क्या है, जो ऐसी संधि है, ठीक है, ये क्या करती है, सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ठीक है, आपका हाथ या आपकी जो भी बॉडी के पार्ट्स है वो सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं। क्या आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? क्या बोला है कि क्या आप इसी प्रकार की संधि का कोई और भी उदाहरण दे सकते हैं? बताइए, जैसे आपके पैर की अस्थियां हो सकती है ना। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। ठीक है, अब हम जो भी गति करते हैं उसका हमें स्मरण करना है, ध्यान करना है। अब देखिए, दूसरी जो संधि है वो कौन सी है, धुराग्र संधि। ठीक है, अब देखिए धुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, जो गर्दन और सिर को जोड़ती है उस संधि को क्या कहा जाता है, धुराग्र संधि कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि से क्या होता है, हम अपने सिर को आगे पीछे दाएं और बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति आप हमारे हाथ की उस गति से किसी प्रकार भिन्न है। ठीक है, अब जो हमारा हाथ है उसे हम आगे ला सकते हैं, पीछे घुमा सकते हैं, क्या नहीं घुमा सकते, ऐसा दाएं भी उतने अच्छे से नहीं घुमा सकते और बाएं भी नहीं घुमा सकते, है ना। तो ये जो धुराग्र संधि ये हमारी कंदुक खल्लिका संधि से भिन्न है। ठीक है, जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो कंदुक खल्लिका संधि है उसे हम क्या करते हैं, वृत्ताकार घुमा सकते हैं, परंतु जो धुराग्र संधि है उसे क्या हम पूरे चारों ओर घुमा सकते हैं, जैसे ये अस्थि दी गई है ना। ये जो अस्थि है तो ये बेलन का काम कर रही है ना, और ये क्या हो गई, कटोरी या बॉल हो गया। तो क्या हम इसे चारों ओर स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं, क्या नहीं घुमा सकते। ठीक है, अब देखिए दूसरी है हिंज संधि। ठीक है, अब हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, देखिए घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। अब क्या करना है, हमें दरवाजे को बार बार खोलना है और बंद करना है। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देते हैं। जो इसके जो कब्जे होते हैं ना, जो उसमें जॉइंट लगी होती है जिससे उसे अटैच किया जाता है दरवाजे को, तो वो क्या करता है, उसे आगे या पीछे खुलने देता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3, आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। अब हमारे शरीर की कौन कौन से भाग में कब्जे की गति होती है, देखिए। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए। अब क्या करना है, हमें एक मोटा कागज लेना है और गत्ते का बेलन बनाना है, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया है, हम साथों साथ, ये क्या हो गया, गत्ते का बेलन बनाए हैं, है ना, और ये एक मोटा कागज बनाए हैं। अब हमें इसे बीच में छेद करके क्या करना है, इसमें पेंसिल लगानी है। ठीक है, अब गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए। अब उसे हमें कैसा मोड़ना है कि ये आधा बेलन बन जाए, है ना, इधर से भी मोड़ना है, इधर से भी मोड़ना है। तो ये फिर कैसा हो जाएगा, देखिए जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। अब उसे ऐसे घुमाना है, ऐसे मोड़ना है कि उसके ऊपर दूसरे बेलन को घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। जो आधा बेलन है उस पर जो पूर्ण बेलन रखा हुआ है वो क्या है, इस कब्जे के समान है। ठीक है, पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। अब इसमें क्या किया है, हमें जिस बेलन में हमने पेंसिल लगाई है उसे चलाने का प्रयास करना है। यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी से किसी प्रकार की गति देखी थी। ठीक है, जो हमारी कोहनी है वो किस प्रकार की गति करती है,
वृत्ताकार हमारे हाथ को घुमा सकते हैं, ठीक है। तो वही है, हमें ये ऐसा करके देखना है ना, जैसे हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। अब ये गति की दिशा कैसी, ऐसी ऐसी होगी। जैसे इसमें दिया गया, एक मोटा कागज लिए है, बेलन लिए है, बीच में पेंसिल डाल दी है, अब इसे आधा मोड़ना है, इसके ऊपर दूसरा बेलन रखना है ना, और इसे अब घुमाना है। अब देखना है कि यह कैसे गति करेगा, तो ये ऐसी गति करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए घुटने की हिंज संधि, जैसे हमारा घुटना है ना, तो हम उससे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी हिंज संधि है, जो हमारे आगे पीछे करने देती है, ठीक है। हमारा पैर आगे पीछे होता जाता है और चलता है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, जो कुछ हमने बनाया था वह हिंज संधि से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है, ठीक है। हम किसी एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। कोहनी में हिंज संधि होती है, जो हमारी कोहनी होती है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है, ठीक है। इसे आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। अब आपको सोचना है कि जिससे हम एक ही संधि में एक ही दिशा में गति कर सकते हैं, जैसे हमारी कोहनी की संधि है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही मोड़ सकते हैं, पीछे मोड़ सकते हैं, क्या नहीं मोड़ सकते। जैसे हमारा पैर है, हम पीछे मोड़ सकते हैं पर इसे आगे नहीं मोड़ सकते। तो आप ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सी संधि है, अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की, ठीक है। अब जो हमारे सिर की अस्थियां हैं, अस्थियों के बीच कुछ संधियां पाई जाती है, जो कि अभी तक जितनी भी हमने संधियां पढ़ी उनसे कैसी है, अलग है, ठीक है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जो संधियां हिल नहीं सकती है ना, वे संधियां कैसी कहलाएगी, अचल संधियां कहलाएगी। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब आप अपना जो अपनी जो जबान है या जो मुंह है उससे जब खोलते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने जबड़े को सिर से दूर लेकर जाते हैं, ठीक है। अब आपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपका जो ऊपरी जबड़ा है उसे हिलाने का प्रयास करना है। क्या आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एक एवं कलाप के मध्य अचल संधि, जो ऊपरी जबड़ा है हमारा, है ना, उसके और जो हमारा कलाप है उसके मध्य कौन सी अचल संधि, ये गति नहीं करती, ठीक है। अब हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। अब हमने कुछ ऐसी संधियों के बारे में पढ़ा जो कि एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है। अब देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। अब हमने अभी तक संधियों के बारे में पढ़ा, अब देखना है कि हमारे शरीर को विभिन्न आकृतियां कौन प्रदान करता है, ठीक है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे। सबसे पहले आपको यदि गुड़िया बनाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा। संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। जब आप गुड़िया बनाएंगे तो सबसे पहले उसका ढांचा बनाएंगे, है ना। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है ना। आप डायरेक्टली गुड़िया नहीं बनाएंगे, सबसे पहले उसका ढांचा बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी को आकृति देने से पहले उसका ढांचा बनाया जाता है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कंकाल, है ना, जो हड्डियों का होता है, अस्थियों का होता है। तो उस ढांचे को क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जाता है। जो ये दिया गया कंकाल है ना, ये एक ढांचा होता है। इसके ऊपर फिर जो हमारी ऊपरी बॉडी होती है उसका डेकोरेशन किया जाता है, तब जाकर इसे एक सुंदर सी आकृति मिलती है ना। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है। आप इसे देखकर कैसे बता सकते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है। हम इसके सारे पार्ट्स को देखकर बता सकते हैं। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं।
शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। ठीक है, कब पता चलेगा कि ये एक मानव की अस्थि है? जब उनके अस्थियों की जो संख्या होती है, उसकी आकृति का हमें अच्छे से पता चलता है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जब हमारी बॉडी का एक्सरे होता है तो क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी की सभी अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। ठीक है, क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है, शरीर का एक्सरे कराया जाता है। जो पार्ट घायल होता है ना, उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, एक्सरे से क्या होती है कि हमारी अस्थियों को कौन सी क्षति पहुंची है, ठीक है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का भी पता चलता है। अब हम अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग अथवा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। अब हमें अपने हाथ के आगे वाले भाग को और ऊपरी भाग को, है ना, आगे वाले भाग को, ऊपरी भाग को और पैर के निचले और ऊपर भाग की अस्थियों का अनुभव करना है कि ये कैसी है। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अब जो हमारी पूरी बॉडी है, उसमें कैसी अस्थियां हैं, उसे छूकर उनका पता लगाना है। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक्सरे में ऐसा पता चल जाता है, यदि कहीं डैमेज है तो उन्हें दिख जाता है। तो हमें अपने बॉडी के पार्ट्स को छूकर अपनी अस्थियों की संख्या का पता लगाना है। ठीक है, अब अपनी अंगुलियों को मोड़िए। अब हमें क्या करना है, अपनी अंगुलियों को मोड़ना है। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? जितनी भी हमारी अंगुलियों में संधियां होती है ना, ये फर्स्ट, एक, सेकेंड और यहाँ से थर्ड, तो इन्हें आप मोड़ सकते हैं, है ना। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? आपकी जो ये बीच वाली मध्यमा है, उसमें कितनी अस्थियां हैं? ठीक है, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्पेल कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम? कार्पेल कहा जाता है। जो अस्थियां कैसी होती है? लचीली होती है। ठीक है, अब यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? यदि इसमें क्या होती, ये क्या है, अनेक अस्थियों से बने हैं। हमारी जो अंगुलियां हैं, है ना, ये अनेक अस्थियों से, यदि एक ही होती तो यहाँ से हम मोड़ सकते क्या? नहीं मोड़ सकते। ठीक है, और जब हमारी हथेली होती है, जो कलाई होती है, वो क्या होती है? लचीली होती है, आराम से मुड़ जाती है ना। अब देखिए, गहरी सांस भरकर उसे कुछ समय तक रोके रहिए। अब हमें गहरी सांस लेना है और उसे रोकना है। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। अब क्या करना है? गहरी सांस से सही करना है और अपने जो वक्ष है, जो हमारा सामने वाला भाग है, और पीठ को दबाना है और क्या करना है? अपनी अस्थियों का अनुभव करना है। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। जितनी भी पसलियां आपको यहाँ पर ऐसी दिखती है या अनुभव करते हैं, आप उन्हें गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। अब जो 8.10 डायग्राम है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और अपने जो अनुभव किया अपनी अस्थियों को, इससे आपको समझना है। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। ये जो पसलियां हैं दिख रही है आपको, ये कैसी है? एक विशेष रूप से ऐसी मुड़ी हुई है, इधर से आकर ऐसी, इधर से आकर ऐसी, ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक बॉक्स की तरह बन जाती है ना, ये अस्थियों से, और ये जो मेरुदंड होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी, इससे जुड़कर एक बॉक्स की रचना कर लेती है। ठीक है, इससे शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पसली पिंजर कहा जाता है।
ठीक है। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। जैसे आप यहाँ गिनेंगे तो आपको कितनी टोटल 12 पसलियां मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप ऐसे गिनेंगे तो एक तरफ 12 और दूसरी तरफ 12 पसलियां मिल जाएगी। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जिन इसमें सुरक्षित रहते, इसमें क्या रहता है, हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि इसमें सेफ रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। यदि हमें क्या करना है कि हमारे फ्रेंड को बोलना है कि आप बिना मुड़े अपने पैर की अंगुलियों को छू कर बताइए। ठीक है, क्या क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लाइए। अब क्या करना है कि हमें उसकी अंगुलियों को उसके गर्दन से उसके पीठ तक लाना है, अपनी अंगुलियों को घुमाते हुए। ठीक है, आपके द्वारा अनुभव की गई जो रचना है वो क्या कहलाएगी? मेरुदंड, है ना, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हमारे गर्दन से लेकर पीठ तक पाई जाती है वो मेरुदंड होता है। ठीक है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कशेरुका कहते हैं। ठीक है, मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। ये जो मेरुदंड का डायग्राम दिया है आपको, है ना, ये कितनी कशेरुकाओं के द्वारा बना होता है? 33। ठीक है, पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। जो पसली पिंजर होता है वो इसी वक्ष क्षेत्र के से अटैच होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? यदि जो क्या बोला मेरुदंड है वो एक ही अस्थियों से बना होता तो क्या आपका मित्र झुक सकता? हम झुकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे 33 कशेरुकाएं हैं जो हमें मुड़ने में सहायता देती हैं। ठीक है, यदि ये नहीं होती तो क्या आपका मित्र नीचे झुक सकता? नहीं झुक सकता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने को के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जैसे आप किसी भी चीज पर से प्रेशर कर देते हैं तो आपके कंधे के ऊपर यहाँ पर 2 ऐसी अस्थियां उभर कर आ जाती है ना, तो वो क्या कहलाती है? कंधे की अस्थियां कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया कंधे की अस्थि। ये हमारा जो है ये पसली पिंजर है, और जैसे हम और ये क्या है? कंधे की अस्थि है। ठीक है, जैसे हम इसे किसी चीज को अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो ये ऐसी उठ जाती है। ठीक है, अब बोला है कि चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। अब ये जो एक चित्र दिया गया है ना, श्रोणी अस्थियां वाला, तो ये क्या है कि आपके आमाशय के नीचे वाला भाग है ना, जो आपके आमाशय के नीचे के पार्ट्स को सेफ रखता है ना। तो क्या है? ये आपके कूल्हे की अस्थियां हैं जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है ना। जो हमारी खोपड़ी होती है वो अनेक अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है और उससे बनी हुई होती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। अब जो हमारे पूरा बॉडी कंकाल है उसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और इसमें कई सारी अस्थियों और संधियों के बारे में भी जाना। ठीक है, अब ये जो खोपड़ी दिख रही है ये बहुत सारी अस्थियों से बनी है। ठीक है, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, इधर इधर, ये सब अस्थियों से बनी होती है। और इसके अंदर हम ये क्या करती है, हमारी माइंड को, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसको सेफ रखती है। ठीक है,
कंकाल के कुछ अतिरिक्त भाग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अब क्या बोला है कि हमारे जो कंकाल में कुछ ऐसे भी भाग है जो हड्डी के जैसे कठोर नहीं होते परंतु उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, है ना। अस्थियां कठोर होती है, उपास्थियां कैसी होती है? मुलायम होती है। तो ऐसे कौन से बॉडी के पार्ट्स है जो कठोर नहीं होते पर मोड़े जा सकते हैं? जैसे कान का है ना, ये जो कान को है हम मोड़ सकते हैं पूरा। नाक हमारी इधर मुड़ सकती है ऐसी पूरी, ठीक है। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं? है ना। क्या बोला है कि अपने कान को स्पर्श करिए और देखिए कि क्या आपको कठोर अस्थि का अनुभव हो रहा है जिसे मोड़ा जा सके, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है ना। जब हम इसे ऐसे मोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कठोर नहीं, हार्ड नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई अस्थि हो ही ना। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? जैसे हम अपने अंगुली के बीच में दबाएंगे तो इसके ऊपर में जो कर्णपाली है ना, और ऊपरी हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? जो ऊपरी वाला हिस्सा है और जो अंदर की कर्णपाली है उसमें कुछ अंतर महसूस होता है या नहीं होता? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली? ठीक है। अब क्या करना है कि अंगुलियों के बीच जो हमारी कर्णपाली ऊपर नीचे वाली होती है ना, तो उसे जब हम दबाएंगे तो जो ऊपर की कर्णपाली है वो कैसी होती है? थोड़ी सी हार्ड होती है, और जो नीचे का होता है वो थोड़ा एकदम मुलायम होता है, ठीक है। परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। यह अस्थि जैसे कठोर भी नहीं होता। जो ऊपर की कर्णपाली है वो अस्थि जैसे कठोर भी नहीं है, आसानी से मुड़ सकती है। तो ये क्या है? उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अब शरीर की जो संधियां होती है उसमें भी उपास्थि पाई जाती है, जिससे कि हम आसानी से मूव कर सकते हैं। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा, तो जो मानव कंकाल है, जो पूरी बॉडी है, ढांचा है, वो कई प्रकार की अस्थियों से, संधियों से और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें क्या कर सकते हैं? कई सारी ऐसी अस्थियां, संधियां और उपास्थियां जिसे आप देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। अपने नोटबुक में क्या करना है? आपको कंकाल का डायग्राम बनाना है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं। अब हमने बहुत सारे अपने बॉडी के उन अस्थियों के बारे में, संधियों के बारे में जाना, जिससे कि हम आसानी से गति कर सकते हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो अस्थियां और संधियां हैं वो क्या करती है? गति प्रदान करती है, पर ये कैसे होती है या इसे कौन योग्य बनाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। अब अपने हाथ की क्या बनाना है? हमें मुट्ठी बनानी है, और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। अब हमें मुट्ठी बनाना है और बॉडी जो हमारे बाजू के कंधे है उसे छूने का प्रयास करना है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर दिया गया है। देखिए, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? जैसे आप मुट्ठी ऐसे बनाते हैं तो जो हमारा ऊपरी भाग होता है वो कैसा एकदम हार्ड हो जाता है ना। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई दिया? जैसे कि आप ऐसे मुट्ठी बनाकर ऊपर छूने की कोशिश करते हैं तो आपका जो जो आपका एक और दूसरे हाथ से जब छुएंगे तो आपको ऊपर के हिस्से में क्या है? कुछ उभरा हुआ सा नजर आएगा, है ना। जैसे बच्चे बोलते हैं या बड़े बोलते हैं ना, सब मसल्स बनाते हैं ना, वैसा, ठीक है। इसे पेशी कहते हैं। तो जो उभर कर आती है उसे क्या कहा जाता है? पेशी कहा जाता है, ठीक है। संकुचित जो लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती है। जब ये कैसी होती है? संकुचित होती है, इनकी लंबाई में कमी हो जाती है, ठीक है, कमी आती है तो यह उभर कर आ जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए।
पेशियों का क्या होता है, जब हम इसे सामान्य पुनः स्थिति में ला लेते हैं तो क्या होता है, यह फिर से सिकुड़ जाती है। क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? नहीं है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख पाते हैं। जब हम चलते हैं और जब हम क्या करते हैं, जब हम चलते हैं या भागते हैं तब हमारे पैरों में भी इसी प्रकार का संकुचन देखा जा सकता है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। जैसे ही हम ऐसा पैर रखते हैं तो छोटी हो जाती है, कठोर और मोटी हो जाती है, और जैसे हमारा पैर उठ जाता है तो यह फिर से मुलायम हो जाती है। यह अस्थि को खींचता है। ठीक है, यह क्या करता है, अस्थियों को खींचता है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ठीक है, जब हम किसी भी अस्थि को गति देते हैं तो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, साथ में कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। जिस जिस दिशा में अस्थि सिकुड़ेगी उस दिशा में ही मूव होता है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल, जो लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। क्या होता है कि जो दूसरी पेशी है वह लंबाई में बढ़ जाती है और पतली हो जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचता है। अब क्या करेगी, जो जब अस्थि की विपरीत दिशा में गति करने के लिए क्या करना होता है, अब शिथिल पेशी जो होती है ना, जो कैसी हो गई है, पतली हो गई है लंबाई में, वह सिकुड़ जाती है और अस्थि को अपनी पूर्व दिशा में ला लेती है। जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। अब जो पहली पेशी वो फिर से लंबी होकर पतली हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती, है ना। क्या करती है, पेशियां एक दूसरे को खींच सकती है पर धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। एक पेशी शिथिल होती है तो दूसरी कैसी होती है, सिकुड़ जाती है। दूसरी सिकुड़ती है तो पहली शिथिल हो जाती है। तो ऐसे दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? जब भी हम गति करते हैं तो क्या हमें इसमें अस्थियों और पेशियों की ही आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? जो दूसरे जंतु है वे कैसे गति करते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, मानव शरीर के बारे में तो जाना, अब हमें जंतुओं के बारे में भी जानना है। अब देखिए जंतुओं की चाल। फर्स्ट है केंचुआ। अब केंचुआ का देखिए, बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। अब क्या करना है, हमें बगीचे में चलते हुए एक केंचुए को ध्यान से देखना है और इसे पकड़कर एक स्याही या खोल फिल्टर पेपर पर रखिए। अब हमें क्या करना है कि एक स्याही सोख या फिल्टर पेपर पर रख देना है। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। अब वह कैसे चल रहा है उसकी गति का हमें प्रेक्षण करना है। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़ा, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। पहले हमने फिल्टर पेपर पर रखा, अब उसे क्या करना है, कांच की पट्टी या टाइल पर रख देना है। ठीक है, और उसकी गति का प्रेक्षण करते रहना है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? देखिए, पहले क्या किया, हमने फिल्टर पेपर पर रखा और फिर हमने क्या किया, उसे टाइल पर रखा। तो जो फिल्टर पेपर पर जैसे चलेगा तो वो कैसा होगा, सिकुड़ेगा, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर टाइल पर या कांच की पट्टी पर वो आसानी से चल सकता है। ठीक है, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्ले से बना होता है। आपने देखा होगा कि ये ऐसे केंचुए में ऐसे छल्ले छल्ले पाए जाते हैं ना। जब वो आगे जाता है तो ये कैसा होता है, सिकुड़ जाता है ना। फिर ये आगे जाएगा, फिर यह फैल के सिकुड़ जाता है, ऐसा ये करते रहते हैं। तो यह अनेक छल्लों से बना होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती। केंचुए का जो शरीर होता है उसमें अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है ना। जो पेशियां हैं वो उसे क्या करती है कि आगे चलने में मदद करती है, सिकुड़ने और
जो उसके बॉडी में जो खिंचाव बनता है, जो शिथिल वाली और सिकुड़ने की स्थिति होती है, उसमें सहायता करती है। तो इसमें अस्थियां नहीं होती है, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती है। ठीक है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि से जकड़े रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। क्या करता है कि जब वह चलेगा तो पीछे का भाग जमा हुआ होता है, आगे के भाग को फैलाता है, फिर पीछे का भाग आगे जाएगा, फिर वह आगे के भाग को क्या करता है, आगे करता है। ठीक है। ऐसा करते करते यह चलता है। ठीक है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। ठीक है। अब इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया। अब इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। ठीक है। अब ऐसा करते ही क्या होता है, वह आगे दूरी तक बढ़ता जाता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं, है ना। इसका जब यह चलता है तो क्या होता है, कुछ लिक्विड छोड़ता हुआ चला जाता है ना, एकदम चिकनी होती है उसकी बॉडी, जो इसे चलने में सहायता देती है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख यानी बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जो सूख है, जो बाल जैसी स्थिति होती है, जो आकृति होती है, वो क्या करती है, उसे वह क्या अटैच होती है, पेशियों से, है ना, और यह मिट्टी से उसे पकड़ने में सहायता देती है, यह मजबूत बनाती है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। जो रास्ते में केंचुए के चलते चलते रास्ते में यदि कोई मिट्टी आ जाती है तो उसे क्या करता है, वह खा जाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो चीज उसे नहीं पचती तो वह क्या करता है, उसे बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा केंचुआ खाद बनाया जाता है ना, तो वो क्या करता है, मिट्टी को खाता है और जो अनपचा रहता है उसे बाहर निकाल देता है, जिससे कि जो मिट्टी होती है वह उपजाऊ बन जाती है और पौधे को फायदा होता है। अब देखिए घोंगा, है ना, जो घोंगा होता है वो कैसे गति करता है। किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने उसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है। जो घोंगा होता है उसकी पीठ पर कैसी होती है, गोल संरचना होती है। इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। ठीक है। जो वो क्या होता है, एक उसका घोंगे का कवच होता है और वो उसका बाह्य कंकाल होता है, ऊपरी ढांचा होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है ना, एकल एकक होता है। उसका जो कवच होता है वो कैसा होता है, एकल एकक होता है। और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं मिलती, है ना, इससे घोंगे को चलने में सहायता नहीं मिलती, यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। ठीक है। जैसे ये हो गई एक आकृति दिख रही है आपको, ये कवच होता है उसका, है ना। ठीक है। और यह चलने में सहायता नहीं देता, परंतु इसके साथ में खींचता हुआ चला जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। ठीक है। अब हमें इसे कांच की पट्टी पर रखेंगे और इसका परीक्षण करना है। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। अब क्या करना है हमें कि उस कांच पर रखे हुए घोंगे को ऊपर उठानी है और देखनी है कि यह कैसे गति करता है। ठीक है। यह इसके गति करने का ढंग कैसा है। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना, एक सिर बाहर आते देखा है। ठीक है। जैसे ही क्या होता है, कवच का छेद खुलता है तो उसमें से कुछ मांसल और कुछ सिर बाहर आती दिखाई देती है। मोटी संरचना इसका पाद है। जो मोटी संरचना होती है वह क्या होता है, इसके पाद होते हैं, मतलब पैर होते हैं। और जो दृढ़ पेशियों का बना होता है
जो कैसा जो जो उसके पैर होते हैं वो कैसे दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। अब क्या करना है हमें, उस कांच की प्लेट को एक तरफ झुका देना है। अब पैर की लहरदार गति दिखाई देती है, जो पैर है वह से लहरे से दिखाई देते हैं। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? अब हमें देखना है कि जो केंचुए की गति से घोंगे की गति तीव्र होती है या धीमी होती है। ठीक है, इसको आपको करके देखना है। अब देखिए तिलचट्टा, जो तिलचट्टा होता है ना, अब ये कैसे गति करता है। देखिए, किसी कॉकरोच का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है ना। तिलचट्टा क्या होता है, जमीन पर चलता भी है, दीवारों पर भी चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसमें कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी, जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, है ना। कितने जोड़ी? ये एक जोड़ी, ये दूसरे और ये तीसरे। ठीक है, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये जो बाह्य कंकाल है उसका, ये कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है, यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ये जो कंकाल है वो काय के द्वारा बनता है? विभिन्न एककों द्वारा बनता है, जिससे कि गति आसानी से कर सकता है। ठीक है, वक्ष में 2 जोड़े पंख भी होते हैं, है ना। बाजू में क्या होते हैं? 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े होते हैं। आपने ये देखा कि जो इसके आगे के पैर है वो छोटे होते हैं और पीछे के पैर बड़े होते हैं। ठीक है, तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देते हैं। जब यह चलता है तो क्या होता है, जो इसकी पैर की पेशियां हैं उसे चलने में सहायता करती है, और जब ये उड़ता है तो इसकी जो वक्ष की पेशियां हैं वह उसे उसके पैरों में गति प्रदान करती है। अब देखिए पक्षियों में कैसे गति पाई जाती है। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। जो पक्षी होते हैं वो कैसे करते हैं? हवा में उड़ते हैं और भूमि पर चलते भी हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। अब पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है ना। पक्षी क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि उनका जो शरीर होता है वह उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, है ना। उनके अस्थियों में क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें वायु भर के यह उड़ जाते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है ना। जिसके कारण क्या होते हैं कि इनकी जो अस्थियां होती है वह हल्की होती है और मजबूत होती है। पश्चपाद यानी जो पैर होते हैं उसकी अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। उसके जो पश्च पैर होते हैं पीछे के, वो क्या होते हैं? चलने के लिए और बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। जब यह जो अग्रपाद की जो अस्थियां होती है, जो सामने के पैरों की अस्थियां होती है, वो क्या होती है? अस्थियां रूपांतरित हो जाती है पंख के रूप में और यह उड़ने में सहायता करती है, पंख बना लेती है। अब कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है ना। इसमें क्या बोला है कि जो कंधे की अस्थियां होती है कैसी होती है? उसकी मजबूत होती है, बिल्कुल। और जो वक्ष की अस्थियां हैं वह उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। ठीक है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। ये इसे जकड़े रखती है और जो ये पंख जो इसके अग्रपाद होते हैं ये इसे ऊपर नीचे करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए मछली, है ना। मछली कैसे गति करती है? कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे, है ना। जो उसका नुकीला भाग है वो कैसा रहना चाहिए? आगे की ओर रखना चाहिए। आपने बहुत सारी पानी की नाव बनाकर चलाई होगी बरसात के दिनों में, ना। अब इसे धीरे से धक्का दीजिए, जैसे कि चित्र 8.22 में दिया गया है ए में।
क्या यह जल पर आगे की ओर गति से जाती है? जब हम उसे धक्का देते हैं तो क्या होता है, वह आगे की ओर गति से जाने लगती है ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए, है ना। जो चौड़ी ओर है वह जल में चला जाए। दोनों सिरों को पकड़ना है और उसे ऐसा ऐसा धक्का देना है ना, उधर लेके जाना है। जो चौड़ा भाग है वो गति करना चाहिए ऐसा, और इसमें कैसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, और इसमें ऐसा जाना चाहिए। ठीक है। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? नहीं चल सकती, है ना। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है? जैसे मछली की आकृति होती है वैसे ही नाव की भी आकृति मिलती जुलती होती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। अब जो मछली का क्या बोला है, जो सिर वो पूंछ है ना, ये जो सिर है और ये पूंछ है, ये कैसा होता है, मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है ना। ये ऐसा नीचे में पतला होता है और ये और नुकीला होता है। ठीक है, ये सिरा उसका मुंह वाला और पूंछ वाला, और यहाँ का भाग मोटा होता है। ठीक है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। शरीर की ऐसी आकृति क्या कहलाती है? धारा रेखी। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। इसकी जैसी आकृति होती है उसके थ्रू क्या होता है, जल इधर उधर से बहकर निकल जाता है और मछली सरलता से जल से तैर सकती है। ठीक है, जो मछली है वह जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। जो मछली का कंकाल है आपने देखा होगा कि वह दृढ़ पेशियों से, बिल्कुल कठोर पेशियों से बना होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। जैसे मछली देखा होगा आपने, ऐसी 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 जाती है, तो उसका जो जिधर सिर वाला भाग होता है तो उसके अपोजिट साइड में उसकी पूंछ वाला भाग चला जाता है ना। अब देखिए मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है ना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे मछली इस साइड है तो इसकी पूंछ किधर गई, इधर गई, है ना। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। अब पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करते हैं। अब जो पूंछ के पंख होते हैं पीछे के, इस कार्य में सहायता करते हैं उसे एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए। ठीक है। अब मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं। मछली के शरीर पर और भी देखा होगा, बीच वाला जो भाग होता है उसमें पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। आपने देखा होगा कि गोताखोरों के पैर में कुछ पंख जैसे वो पहने रहते हैं जिससे कि वे आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है, जिसे फ्लिपर कहते हैं। अब सर्प कैसे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि जो सांप है वे कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है ना। आपने देखा है सांप को कि क्या वह सीधा चलता है? नहीं चलता। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। जो शरीर की पेशियां होती है वह क्षीण होती है, अलग अलग, है ना, और वह कैसी होती है? असंख्य होती है, बहुत सारी होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, है ना। क्षीण होती मतलब अलग अलग होती है, पर वह क्या होती है? एक दूसरे से अटैच होती है। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। जो पेशियां होती है वह मेरुदंड को, पसलियों को और त्वचा को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। अब सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। जैसे सर्प ये चल रहा है ना तो कई प्रकार के वलय बनाता है। ठीक है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है ना। जैसे इधर गया तो ये वलय इससे धक्का देगा, फिर ये देगा, फिर ये, ऐसा करते करते यह आगे बढ़ता जाता है।
इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है ना। सीधा सीधा चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक वलय नहीं बनेंगे, उसे धक्का नहीं लगेगा, वह आगे नहीं चल सकता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे, है ना। हमने क्या पढ़ा आज? कई प्रकार के जंतुओं की गतियों के बारे में और उनके अस्थियों और पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो पहेली और बूझो है, उनका जो माइंड वाला पिटारा है, उसमें बहुत सारी जंतुओं की गतियों से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आपके माइंड में भी चल रहे होंगे, है ना। अब प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे थे: विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यह विशेष अंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या किया था कि अपने ही बुक में अपने से ही बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि विभिन्न जंतुओं के शरीर में कौन कौन से भाग होते हैं और यह विशेष अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए, विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है, कि जो जंतुओं के शरीर में विशेष अंग कौन कौन से होते हैं और यह जंतुओं को किस प्रकार से गति प्रदान करते हैं। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। अब कई प्रकार के जंतु में अलग अलग जंतुओं की जो शारीरिक अंग होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी समानता होती है और कौन कौन सी असमानताएं होती है। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की सहायता होती है। अब कई प्रकार के जंतुओं को अलग अलग अंगों की सहायता होती है। अब मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं, ये सब क्या है, अरस्तु ने खुद से क्वेश्चन किया है ना। बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों होते हैं। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। जो हमारे पैर होते हैं वो अलग ढंग से क्यों मुड़ते हैं, हमारे हाथ अलग ढंग से क्यों मुड़ते हैं। इतने अधिक प्रश्न, संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है ना। इसमें जो अरस्तु ने जो खुद से क्वेश्चंस किया है, इससे बहुत, तो हमने क्रियाकलापों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देख लिया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ठीक है, हमें इनमें से और भी प्रश्न निकालने हैं और इनके उत्तर खोजने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आज हमने क्या किया, बहुत सारे जंतुओं के बारे में जाना कि वे कैसे गति करते हैं, है ना। उनकी अस्थियों के बारे में जाना, पेशियों के बारे में जाना, संधियों के बारे में जाना, है ना। और हमने अपने भी बारे में जाना कि मानव शरीर का कंकाल कैसा होता है, उसमें कितनी पसलियां होती है, कितने मेरुदंड होते हैं, क्या ये वो सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।